आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 2019 का पहला सेट BJ1 का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री फुल एक्सप्लेन के साथ कवर कराएंगे। तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ऑप्शन दिया गया है पीला, नारंगी, भूरा और लाल अपरिवर्तित रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भूरा और लाल। तो अम्ल और क्षार यहाँ पर कलर कब बदलता है, यानी कि क्षारक के साथ यहाँ पर किसी का कलर कब बदलता है, इसको समझते हैं हम पहले। तो देखिए क्या होता है, अम्ल जो होता है हमारा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और साथ ही साथ अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और इसे हम एसिड भी कहते हैं अम्लों में H+ आयन होता है। कुछ एक उदाहरण जैसे कि H2SO4, ये भी हमारा एक अम्ल है। और जैसे कि रस हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गई, इमली और टमाटर, इमली, दही, नींबू, ये सब हमारे अम्लों के कुछ उदाहरण थे। अब समझते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या करता है, जिस प्रकार से यहाँ पर अम्ल हमारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसी प्रकार से हमारा जो क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जो क्षारों का जो स्वाद होता है, क्षारों का स्वाद कड़वा होता है और इसे हम भस्म भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अम्लों में H+ आयन होता है, लेकिन क्षारों में क्या होता है, क्षार में OH ऋणायन होता है, उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसी प्रकार से ट्राबोन आदि। तो पैमाना के माध्यम से अम्ल और क्षार को समझते हैं। pH स्केल, जिस प्रकार एक साधारण स्केल होती है और उसमें माप जो सेंटीमीटर में दी होती है, एक छोटी सी स्केल होती है, और 15 सेंटीमीटर की जो एक स्केल होती है, इसी प्रकार से एक pH स्केल होता है। pH स्केल यहाँ पर जिस प्रकार से pH स्केल है, यानी एक जो साधारण स्केल होती है, उस साधारण स्केल में 0 से लेकर के 15 नंबर तक सेंटीमीटर डाला होता है। जिस प्रकार से एक साधारण स्केल में 0 से लेकर 15 नंबर तक जो पॉइंट डले होते हैं, यानी 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की जो पटरी होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे एक pH स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर डले होते हैं। जहाँ पर मतलब 0 से लेकर के 14 तक पॉइंट डले होते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस प्रकार से और भी आगे क्रम में बढ़े हुए थे। इसी क्रम में जिस प्रकार से एक साधारण स्केल में 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक पॉइंट डले होते हैं, 15 अंकों तक, इसी प्रकार से एक pH स्केल में 0 से लेकर के 14 नंबर तक पॉइंट डले होते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं हमारे, ये pH पैमाना यानी कि pH स्केल कहलाता है, 0 से लेकर जो 14 होता है। तो जो 7वें नंबर का यानी कि जो भी हमारा विलयन होगा, यदि उसका pH मान 7 है, तब वह विलयन हमारा उदासीन विलयन कहलाएगा। और यदि किसी विलयन का मान या किसी पदार्थ का मान, यानी pH, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है, तब वह विलयन हमारा अम्ल कहलाएगा। और यदि किसी पदार्थ या विलयन का मान 7 से अधिक है, यदि किसी पदार्थ का मान या तत्व का मान 7, यानी यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है, तो वह हमारा क्षार कहलाता है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ 0 से और अधिक बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से H का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है, यानी H हमारा ऋणात्मक आता जाता है। और यहाँ पर जो हमारा जो क्षार होता है, तो क्षारों में क्या होता है, यहाँ पर जो OH ऋणायन ऐसे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से हमारा H धनात्मक यानी H जो है OH ऋणायन होता जाता है। तो 7 से जो पहले जो मान जो भी आएगा pH मान वो हमारा अम्ल कहलाएगा। यदि 7 से अधिक है किसी भी पदार्थ का मान या तत्व का मान तो वह हमारा क्षार कहलाएगा। और जो जिस विलयन का मान 7 होगा वह हमारा उदासीन विलयन कहलाता है।
तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, तो देखिए हमने कहा था क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया था इसके बारे में कि अम्लीय वर्षा, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल उसे कहते हैं जिसका यानी जिस विलयन का मान क्या हो 7 से क्या हो कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल। तो यहाँ पर लिखा है अम्ल, क्या लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा लिखा है, इसका मतलब कि हमने अभी आपको बताया कि जिस विलयन का मान क्या होगा 7 से कम, तो यानी कि ये दोनों तो रंग हो जाएंगे, तो 7 से अधिक है, ये भी 7 से अधिक है, तो ये दोनों हमारे रंग हो जाएंगे। बचा हमारा यहाँ पर 6.2 और 5.2, तो अम्लीय वर्षा के संभावित पीएच इन दोनों में से हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ से अम्लीय वर्षा का जो संभावित मान हो जाएगा वो 5.2 होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 5.2, आंसर 5 खाका यहाँ से पहला नंबर हो जाएगा 5.2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम, तो सबसे पहले हम समझते हैं IUPAC क्या है। IUPAC का फुल फॉर्म, तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है, समझिए IUPAC का फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है IUPAC, तो I फोर होता है इंटरनेशनल, और U से होता है हमारा यूनियन, और यहाँ से होता है इंटरनेशनल यूनियन, इसके बाद आ जाएगा ऑफ, और P से होता है प्योर, P से हो जाता है प्योर, और A से हो जाता है हमारा, A से हो जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री, इस प्रकार से हो जाएगा। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो IUPAC का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, जो IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अब एथेनल, तो यहाँ पर लिखा है एथेनल लिखा है यहाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि एक कार्बन होता है तब तो हम उसको मेथ बोलते हैं, और यदि 2 कार्बन रहेंगे तब हम उसको एथ बोलेंगे। अब यहाँ पर अनुलग्न लगा हुआ है अल, यानी कि नल, तो जो अनुलग्न हमारा अल आता है, लास्ट में अल लगा है, यदि इसका स्वर निकाला जाए, अनुलग्न का मतलब होता है स्वर, यानी कि अल। तो यहाँ पर जो स्वर है हमारा, स्वर इसमें अल है, तो अल जो है स्वर, तो ये एथेनल बना हुआ है। यहाँ पर मतलब कि 2 कार्बन है और एथेनल बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर एथेनल बन रहा है। एथेन और प्लस अल बराबर हो जाएगा एथेनल, तो यहाँ से एथेन प्लस अल बराबर बन जाएगा एथेनल। तो एथेनल जो है यह हमारा एल्डिहाइड समूह का तत्व है, यानी कि यौगिक का जो प्रकार है यह हमारा एथेनल का है, ये जो है तो एल्डिहाइड समूह का है। एथेनल हमारा एल्डिहाइड समूह का तत्व है। तो यहाँ पर जो एथेनल है, एथेनल हमारा यहाँ पर जो एल्डिहाइड समूह का एक यौगिक है, और इसका अनुलग्न जो होता है अल होता है, अनुलग्न होता है अल, अनुलग्न यानी कि अल का मतलब होता है यह पीछे लगेगा, स्वर यानी पीछे आएगा। तो एथेन और प्लस अल, तो एथेन प्लस अल इज इक्वल टू एथेनल। उदाहरण के लिए इसकी रिएक्शन बनेगी, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 कार्बन लेंगे, जैसे कि एथ लिखा है, मेथ एथ, हमने बताया कि 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन में एथ, तो यहाँ से हम 2 कार्बन ले लेंगे, 2 कार्बन ले लिया और इन दोनों को सिंगल बॉन्ड में इस प्रकार से। तो यहाँ पर एथेनल में जो होता है कि यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है, तो यहाँ से यानी कि इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये 2 1 3 1 4, इसके भी 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा, एक H यहाँ होगा, और इस प्रकार से हमारा बन जाता है एथेनल। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा एथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए, क्वेश्चन दिया। अब इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए। मैल क्या होते हैं हमारे, मैल तैलीय होते हैं। तो जो इसमें जो जल विरागी सिरा होता है, मैल क्या होते हैं, तैलीय होते हैं। तो जल विरागी सिरा तेल से घुला रहता है, और जो जल रागी सिरों पर पानी जमा हो जाता है, इससे मिसेल संरचना बन जाती है। और जब मिसेल संरचना बन जाती है तो साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, इससे कपड़े साफ हो जाते हैं, और यही साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया है। तो मैल क्या होते हैं, मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल से घुला रहता है, और जल रागी सिरों पर पानी जमा हो जाता है, इससे मिसेल संरचना बन जाती है, और साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, इससे कपड़े साफ हो जाते हैं, यही साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि को और उसका एक आवश्यक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर समझिए विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि। तो जिप्सम को क्या किया जाता है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
तो यहाँ हमने लिया एक जिप्सम, यानी जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2। और इसके बाद यहाँ पर जब जिप्सम से यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा जिप्सम सम, तो सम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जैसे कि 2 लिखा है, पानी के जो अणु है तो कितने 2 अणु है, यानी कि 2 हमारे एक सम होता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पर जिप्सम का सूत्र होता है यहाँ 2H2, यानी पानी के 2 अणु होंगे, 2 का गुणा होगा 2H2, तो जिप्सम हो गया। अब इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 यानी कि ये हो गया हमारा CaSO4 × ½ H2, हाफ मतलब आधा पानी है, यहाँ पर 2 पानी था, यहाँ आधा है। और ये कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट कहलाएगा, या कैल्शियम सल्फेट इसको हम शॉर्ट में POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, अथवा इसको अर्ध हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। और यहाँ पर पानी के हमारे 3 अणु हैं। इसका उपयोग यानी यूज जो होता है इसका मूर्तियों को बनाने में, चाक बनाने में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ चढ़ाने के काम, यहाँ पर जो है मूर्तियों को बनाने में, चाक बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। अब इसका रासायनिक समीकरण इसका जल से क्रिया कराते हैं। तो जब यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट को हम यहाँ जल से क्रिया कराते हैं तो तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम प्राप्त होता है। ये है हमारा जिप्सम, ये हमारा जिप्सम है, और ये हमारा कैल्शियम सल्फेट यानी अर्ध हेमीहाइड्रेट यानी POP है। तो अब इसकी रिएक्शन के बारे में डिटेल से समझते हैं, इसकी रिएक्शन निकल के कैसे आती है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ी। जैसे कि हमने शुरुआत में हमें एक विधि लिखना था कि यहाँ पर जिप्सम जो था, जिप्सम का पहले आपको देखिए, कोई भी रिएक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र याद नहीं तो रिएक्शन आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, और इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि बनना क्या है और क्या बनेगा उससे। तो सूत्र याद होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ जैसे हमें पता है कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है, तो कैल्शियम सल्फेट × 2H2O ये मिलकर बनता है ये हमारा जिप्सम। अच्छा, ये जिप्सम है, तो जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब यहाँ से हमें प्राप्त होता है यानी कि CaSO4, यहाँ CaSO4 × ½ H2O। तो ये बना आधा पानी, यानी कि ये हमारा बना जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब यहाँ इसकी बैलेंसी बराबर करनी होती है। तो बैलेंसी बराबर करने के लिए देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम SO4 यहाँ पर 1 है, तो वो भी बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पानी के अणु, तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर पानी के अणु, लेकिन यहाँ पर पानी के अणु कितना है, 2 से भी यानी कि आधा है, बहुत आधा है। तो हमें यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 नहीं, ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो सबकी बैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है बैलेंसी बराबर करने के लिए हम यहाँ से 3/2 H2O यानी कि 3/2 H2O का वो पानी और यदि जोड़ देंगे तब यहाँ से 2H2O के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ पर यह ज्ञात हुआ। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम जोड़ेंगे 3/2 H2O और प्लस जो लिखा है 1/2 H2O, तो यहाँ से 3/2 + 1/2 यहाँ पर दोनों को जोड़िए, तो जब आधार बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, 3 1 4 हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 और H2O का H2 रहेगा, तो 4/2 H2O, तो 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे इस प्रकार से 2 H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम यानी कि पानी की जो है 2 अणु हमारे प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण भी समझ लीजिए कि जल से जब क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, जल से क्रिया। तो ये तो हमारा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा था, तो जल से जब क्रिया करते हैं यानी कि यहाँ जो दिया है कैल्शियम सल्फेट और × ½ H2O, तो ये है हमारा POP। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगा यहाँ से जिप्सम बनेगा। तो जिप्सम बनाने के लिए जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपको जिप्सम बनाना है, तो CaSO4 ये होता है। और हमने बताया था कि याद होना चाहिए आपको सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2 होता है, ये है जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगा हमारा जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगा यहाँ से जिप्सम बनेगा। तो अब यहाँ से समझिए जिप्सम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि 2H2 पानी के तो 2 अणु है, यहाँ पर पानी के हमारे 1/2 H2, यहाँ पर कितना और ऐड कर दिया जाए कि हमारे पानी के जो है तो 2 अणु आ जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यदि इसके साथ में हमें पानी की क्रिया यानी पानी जोड़ना होगा 3/2 H2O, इतना और ऐड कर देंगे। तो जैसे कि हमने अभी समझाया था डिटेल से इसको, 3/2 H2O और प्लस 1/2 H2O बराबर निकला था। जब आधार बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, 3 1 4/2 आधार वही रहता है, और इस प्रकार से H2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 H2 आ जाएगा इस प्रकार से। तो पानी के 2 अणु यानी कि ये बराबर हो चुके, बाकी कैल्शियम 1 था तो कैल्शियम 1 यहाँ भी SO4 1 था तो ये भी SO4 1 है, और 2H2O भी इस प्रकार से आ जाएगा, दोनों यानी सबकी बैलेंसी बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे एक संतुलित समीकरण कहलाता है जिसकी भी बैलेंसी दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आघात वर्धता। क्वेश्चन हमारा कि आघात वर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। तो आघात वर्धता तथा तन्यता यानी दोनों के उदाहरण, यानी दोनों के उदाहरण सहित हमें बताना है। यहाँ पर आघात वर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। तो यहाँ पर हमें आघात वर्धता की परिभाषा भी देना है और इसको समझाते हुए भी लिखना है। इसी प्रकार तन्यता को उदाहरण से समझाना है और इनके गुणों को भी प्रदर्शित करना है। तो देखिए आघात वर्धता के बारे में सबसे पहले समझते हैं क्या होता है आघात वर्धता।
आघातवर्ता वे धातुएं जिनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्त कहलाती हैं तथा इस प्रकार के गुण को आघातवर्ता कहते हैं। आघातवर्तता यानी वे धातुएं जिनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्त कहलाती हैं और यह धातुओं का यह गुण आघातवर्ता कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आयरन है और उसको यानी लोहा है, उसको जो आप जो हथौड़े से पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वह एक आघातवर्त यानी कि वह आघातवर्ता यानी कि आघातवर्त धातु है, वह एक आघातवर्त धातु है। जैसे कि यहाँ पर सोना तथा चांदी भी एक क्या है, आघातवर्त धातु है। तन्यता, अब तन्यता के बारे में समझते हैं। तन्यता यानी वे धातुएं जिन्हें खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तन कहलाती हैं। तो वे धातुएं जिन्हें खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तन कहलाती हैं तथा यह गुण तन्यता कहलाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा, जैसे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। जैसे कि क्या होता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो समझिए, सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क का 927 डिग्री सेल्सियस पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं और इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट एवं जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या करते हैं, सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क का 927 डिग्री सेल्सियस पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं और इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट एवं जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ समझिए, ये है हमारा जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की हम वायु की उपस्थिति में, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब हमें जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर ट्राई का मतलब यहाँ पर यदि 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं तो डाई हो जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर डाई ट्राई टेट्रा। तो यहाँ से यानी कि पहले जैसे यदि 2 ऑक्सीजन है तो डाई कहलाएगा, 3 है तो ट्राई कहलाएगा, चौथा 4 यहाँ पर जो 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं तो इस प्रकार से टेट्रा कहलाता। तो ये टेट्रा पेंटा हेक्सा इस प्रकार से कहलाता है। तो समझिए, ये तो यानी कि जिंक सल्फाइड से जब हम ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी जिंक सल्फाइड से जब ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तब हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से यदि हम जिंक सल्फाइड की पुनः यदि ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तब हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। यानी कि इस साइड की जो क्रिया होती है हमारी, ये हमारी अभिकारक कहलाती है, ये वाली क्रिया हमारी अभिकारक है और इस साइड जो बनेगा वो हमारा उत्पाद बनेगा। अब यदि उत्पाद की क्रिया कराई जाएगी तो उत्पाद की जब क्रिया कराई जाएगी तब यहाँ से हमें प्राप्त होगा जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड के 2 अणु, जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ कहलाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। अब समझिए इसको डिटेल से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड की क्रिया हमें वायु की उपस्थिति में कराना है। तो जिंक सल्फाइड की क्रिया हम वायु की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी क्रिया यदि आप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो है रासायनिक समीकरण याद होना चाहिए, उसका सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है उसका सूत्र। तो जिंक सल्फाइड का सूत्र होता है ZnS और ऑक्साइड यानी ये जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है हमारा O2। तो जिंक सल्फाइड की वायु की उपस्थिति, वायु मतलब ऑक्सीजन, तब हमें यहाँ से प्राप्त होगा जिंक ऑक्साइड, तब यहाँ से हमें प्राप्त होगा जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और साथ में हमें यहाँ पर सल्फर टेट्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। तो अब यहाँ से हम इसकी वैलेंसी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है इसलिए हमें यहाँ 2 का गुणा कराना होगा। तो 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन जेड यानी जिंक यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो यदि जिंक 2 हो जाएंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा कराएंगे हम। अब 2 का गुणा करा दिया यहाँ पर जिंक में, तब यहाँ से 2 यानी कि जिंक हमारे हो चुके 2, तो यहाँ पर अब सल्फर भी हमारे 2 हो जाएंगे। 2 का गुणा कराने के लिए यहाँ 2 करने होंगे ताकि सल्फर बराबर हो जाए। लेकिन जैसे हमने 2 का गुणा किया तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 3 दूना 6। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, मात्र 2 ऑक्सीजन है, तो हमें 8 करने के लिए यहाँ 4 का गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8। इस प्रकार से यहाँ पर जिंक भी हमारे 2 हो चुके हैं और जो सल्फर है 2 का गुणा इसमें किया था तो 2 सल्फर है, तो यहाँ भी 2 सल्फर है। और इसी प्रकार से 4 दूना 8 ऑक्सीजनों की संख्या, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 8 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या और यानी कि 3 और यहाँ 3 दूना 6, 6 तो 8। इस प्रकार से बैलेंस हमारी सबकी बराबर। तो ये हमारे संतुलित समीकरण। अब इसके बाद देखिए, पुनः यदि हम जिंक सल्फाइड की क्रिया हम यदि वायु की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। ये हमारा सूत्र किसका, जिंक सल्फेट का। ये हमारा सूत्र जिंक यानी कि जिंक सल्फेट हमें प्राप्त होता है। जब जिंक सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तब हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। तो अब यहाँ बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। अब यहाँ सल्फर 1 है तो सल्फर 1 यहाँ भी है। अब इसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पर 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 और यहाँ से भी 4। इस प्रकार से यहाँ पर जिंक सल्फाइड, हमारा जिंक सल्फाइड था, ये जिंक सल्फाइड कहलाता है और ये हमारा ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन गैस है वायु की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से जिंक सल्फाइड प्राप्त हो जाता है, जिंक सल्फेट। अब हम जिंक सल्फेट को हीट करते हैं तब यहाँ से हमें प्राप्त होता है जिंक
ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हमें प्राप्त होगा यहाँ से ऑक्सीजन। तो अब सबकी बैलेंस बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ से हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर होना चाहिए हमारे 8 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी कि जिंक हो चुके हैं 2 तो 2 जिंक बराबर है। सल्फर करना था हमें 2 सल्फर करने के लिए 2 का गुणा कराएंगे तो इस प्रकार से सल्फर हमारे 2 हो चुके हैं और जिंक भी 2 हो चुके हैं। और ऑक्सीजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 4 यानी कि 2 और यहाँ से 2 दूना 4 4 2 6 6 2 8, क्योंकि 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी हो रहा है। तो इस प्रकार से यानी ऑक्सीजन है यहाँ पर 8 और यहाँ पर जिंक हमारे 2 सल्फर 2, यहाँ भी हमारे जिंक कितने, जिंक के परमाणु 2 परमाणु हैं, सल्फर के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 दूना 8, ऑक्सीजन के 8 परमाणु। इस प्रकार से दोनों के बराबर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बैलेंसी हमारी सबकी बराबर है। तो कोई भी इक्वेशन आप बनाएंगे तो उसकी बैलेंसी एकदम यानी संयोजकता जो है बराबर होना चाहिए। अब इसके आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या, यानी क्या है संचारण, तो उसकी व्याख्या कीजिए और संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखिए। क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता का मतलब जहाँ ठंडक रहती है, जो नमी होती है आदि के संपर्क में आती है, तब वह संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता यानी ठंडक या नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब संचारण की रोकथाम, तो संचारण की रोकथाम यानी पेंट लगाकर, तेल लगाकर और ग्रीस लगाकर, तो ये है संचारण की रोकथाम, यानी संचारण को धातु को संचारित होने से बचाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ग्लेशियल, अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है और एसिटिक अम्ल की 4 अवक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए क्या होता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल शुद्ध तथा निर्जल एसिटिक अम्ल -16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर जो होता है, यदि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान -1 या -2 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तापमान, तब बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, तब यहाँ पर जो बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो ग्लेशियम एसिटिक अम्ल है -16.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो बहुत ज्यादा यानी कि हार्ड बर्फ की तरह जम जाएगा और इसे हम ग्लेशियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण समझिए। सोडियम धातु से क्रिया सबसे पहले करते हैं। जब सोडियम धातु से हम इसकी क्रिया करते हैं एसिटिक अम्ल की, तो जब एसिटिक अम्ल की हम सोडियम धातु से क्रिया करेंगे, यहाँ पर हमने बताया भी कि सूत्र जो होता है एसिटिक अम्ल का CH3COOH और CH3COOH की जैसे हम एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे सोडियम से, तब सोडियम की जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से सोडियम जो होता है कि अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से यहाँ पर अधिक क्रियाशील होता है। जैसे कुछ अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा यानी अभिक्रियाशील तत्व होते हैं हमारे पोटेशियम और सोडियम। तो यहाँ से क्या करेगा, जो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह सोडियम आके बैठ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3COONA। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अणु हैं H के, तो यहाँ इस प्रकार से H2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब एसिटिक अम्ल के साथ सोडियम की क्रिया कराई जाती है तब हमें सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तब हमें यहाँ से क्या होता है कि सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है और सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट से इसकी क्रिया कराते हैं तो CH3COOH और प्लस Na2CO3, यानी कि ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम कराते हैं CH3COOH से। तब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर जो सोडियम होता है यहाँ हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर H की जगह जाकर के बैठ जाएगा Na, तो इस प्रकार से बन जाएगा CH3COONA। अब इसके बाद यहाँ से ये जो CO3 है, तो CO3 में से यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु बन जाएगा H2 और इसके बाद एक ऑक्सीजन इसलिए लेगा तो बन जाएगा यहाँ पर H2O और इसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसने दे दिया था H को, तो इसके बाद यहाँ पर यहाँ दो ऑक्सीजन बचे, तो इस प्रकार से यहाँ बचेगा CO2। अब इसके बाद समझते हैं एथिल अल्कोहल से अपक्रिया। एथिल अल्कोहल से क्रिया, तो एथिल अल्कोहल से क्रिया जब कराते हैं हम तो CH3COOH प्लस C2H5OH और इज इक्वल टू बनेगा यहाँ से CH3COOH। अब यहाँ से सोडियम क्या था कि हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील था, इसी प्रकार से यहाँ C2H5 हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए C2H5 की क्रिया हो जाएगी यहाँ से CH3COOH H, यानी कि H यहाँ से हट जाएगा और उस H की जगह बैठ जाएगा C2H5, ये जाकर के बैठ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा C2H5, ये इतना जाकर के बैठ जाएगा C2H5, तो यहाँ से बन जाएगा CH3COO और यहाँ से जो है रिएक्ट हो जाएगा इसके साथ में CH3COO C2H5। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक परमाणु और एक ऑक्सीजन है, तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक और एक बनेगा 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा H2O। नेक्स्ट अब क्रिया है क्षार से क्रिया। तो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल की क्रिया अब यदि हम किसी क्षार से करा देते हैं, क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ दिया OH, यानी कि जो हमने बताया था आपको अम्ल और क्षार में कि जिसमें क्या होता है कि OH ऋणायन होता है, तो यहाँ पर हम यदि क्षार की क्रिया CH3COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं NaOH से, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3COONA, यानी कि यहाँ से सोडियम और ये एसीटेट, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये हमारा है सोडियम और ये है हमारा सोडियम एसीटेट और ये हमारा जल है। तो एक्सप्लेन करा देते हैं सबको क्रम से, अभिक्रियाएं जितनी भी हमने दी हैं, चारों अभिक्रियाएं एक एक करके हम समझते हैं सबको क्रमशः।
जैसा कि पहली अब क्रिया थी हमारी एसीटिक अम्ल की सोडियम धातु से क्रिया, तो जब हम इसकी सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से क्रिया नंबर 1 हम एसीटिक अम्ल की जो हमने क्रिया कराई थी एसीटिक अम्ल, तो यानी ग्लेशियम, जो हमारा ग्लेशियम एसीटिक अम्ल था, ग्लेशियम एसीटिक अम्ल की क्रिया, तो नंबर 1 में सोडियम से क्रिया, तो सोडियम से जब हम क्रिया कराते हैं इसकी सोडियम से क्रिया, यानी जो ग्लेशियम एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, और इसकी हम सोडियम धातु से जब क्रिया कराते हैं तब हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखिए H, यहाँ पर जो Na लिखा है तो Na यहाँ पर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और H की जगह Na जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा हमारा CH3COONA और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो अब यहाँ से H की वैलेंसी तो 2 है, यहाँ पर H 1 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 का गुणा कराना पड़ेगा जिससे कि क्या हो जाए, हाइड्रोजन 2 हो जाए। अब 2 का गुणा कराए तो यहाँ भी 2 का गुणा कराएंगे जिससे कि बराबर हो सके। अब यहाँ सोडियम हमारा 2 हो चुका है, यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ भी 2 का गुणा करा देंगे, तो इस प्रकार से पूरी वैलेंसी हमारी बराबर हो चुकी है। तो ये हमारी पहली जब हमने सोडियम से क्रिया कराई थी उसके लिए। अब दूसरी हमने क्रिया कराई थी सोडियम धातु से क्रिया हो चुकी है। अब हमने किया, अब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, तो यहाँ CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल है, अब हमें कराना है सोडियम कार्बोनेट से, तो ये Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, तो जब यहाँ से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर H से अधिक क्रियाशील हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम अधिक क्रियाशील होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COO, और यहाँ H हट जाने के बाद ये Na जाके वहाँ बैठ जाएगा, तो बन जाएगा Na, और यहाँ पर Na के यानी कि 2 परमाणु हैं सोडियम के, तो 2 का गुणा कराएंगे जिससे कि सोडियम यहाँ पर सोडियम की परमाणु संयोजकता बराबर हो जाएगी। अब यहाँ CH3 हो चुका है तो 2 का गुणा करा दिया, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जो बचा हमारा हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं तो प्लस H2 आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे ले लेंगे तो बन जाएगा H2O, और इसमें बचेगा CO3 में से एक ऑक्सीजन इसको दे दिया है तो इसके पास अब ऑक्सीजन बचेंगे 2 और एक कार्बन, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का CO2। और जो तीसरी अब क्रिया थी हमारी, तीसरी अब क्रिया हमने जो कराई थी एथिल अल्कोहल, यहाँ पर एथिल अल्कोहल से क्रिया, तो एथिल अल्कोहल की जब क्रिया कराई थी यानी CH3COOH की क्रिया हमने कराई थी एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5, तो जब हम क्रिया कराएंगे C2H5OH से, तब यहाँ से यहाँ जो H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और H की जगह आ जाएगा C2H5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा CH3COO, और यहाँ पर H की जगह आ जाएगा C2H5, तो C2H5 प्लस, अब यहाँ जो OH है तो OH यानी कि हाइड्रोजन 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से जल बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर CH3COO C2H5 और प्लस H2, इस प्रकार से बैलेंस सबकी बराबर हो चुकी है। और लास्ट हमने जो बताया आपको क्षार से जो क्रिया कराई है, तो जब क्षार से क्रिया कराते हैं CH3COOH की जब क्रिया हम क्षार से कराते हैं, क्षार यानी कि NaOH, तो इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार से सेम प्रोसेस सब में भी हो रहा है, जैसे कि H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर H से अधिक क्रियाशील सोडियम है तो सोडियम आकर के बैठ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3COONA और प्लस यहाँ पर एक H हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से अब बन जाएगा हमारा सूत्र जो है तो H2O बन जाएगा, CH3COONA और H2O, एक H हो जाएगा और एक H है तो 1 और 1 2 H हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 1 ऑक्सीजन यानी कि H2O, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा में जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर दिया है अथवा वाला, एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। तो एथिल अल्कोहल होता है तो एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है और इसके 3 उपयोग भी लिखना है। तो एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण क्रमशः हम लिखते हैं और उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया, तो सबसे पहले हम दहन कराते हैं। जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल को जब दहन यानी गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे इसको, जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाएगा तब हमें यहाँ से हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और प्लस यहाँ पर जो पानी के यानी जल के 3 अणु प्राप्त होंगे। हम नेक्स्ट जब यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल की सोडियम से जब क्रिया कराते हैं तब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5। अब OH से अधिक क्रियाशील है, यहाँ पर जो है H से अधिक क्रियाशील सोडियम है तो यहाँ पर आके बैठ जाएगा सोडियम, तो बन जाएगा सोडियम H5 यानी C2H5ONA यानी कि सोडियम एथॉक्साइड और प्लस H2 बन जाएगा। सोडियम से क्रिया, तो अब हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल की सोडियम से जब क्रिया कराई जाएगी तब यहाँ से बन जाएगा C2H5 और O अपनी जगह रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो Na है, Na H से अधिक क्रियाशील है तो Na जाके बैठ जाएगा और H यहाँ से हट जाएगा, तो इस प्रकार से C2H5ONA और यहाँ से साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हो जाएगी। अब इसके बाद
यहाँ से जो तीसरी अब क्रिया है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4, इससे जब हम क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल की, तब हमें यहाँ से प्राप्त होगा C2H5 यानी C2H5 प्राप्त होगा और ये H अपनी जगह बना रहेगा। अब यहाँ से आ जाएगा यानी कि जो सल्फेट है, सल्फेट आ जाएगा SO4 और प्लस हमें H2O यानी कि जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ से क्रम से हम जितनी भी रिएक्शन है हम सबको समझते हैं क्रम से। जब हम यहाँ से C2H5OH यानी कि जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करते हैं, इसको जलाया जाएगा जब इसको एथिल अल्कोहल को, तब हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और प्लस यहाँ से जल भी प्राप्त होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर क्रिया भी पता होनी चाहिए और साथ में सूत्र। ये तो हमारा ये हमारा सोडियम यानी कि ये एथिल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल और ये हमारा ऑक्सीजन है। तब यहाँ से क्या बनेगा हमारा CO2 + H2O। अब इसकी वैलेंसी बराबर करना है, तो वैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ देखिए हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा। तो 3 दूना 6, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 और 1 6 और ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारी 2 और यहाँ से 2 और 1 3। तो ऑक्सीजन हो चुकी हमारे यहाँ से 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे, यानी कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए यहाँ पर 2, यहाँ पर हो चुके 2 दूना 4, यहाँ से 2 और 2 दूना 4 ऑक्सीजन 4, इसके बाद 4 2 4 3 7। तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 का हम जैसे गुणा कराते हैं, यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा कराते हैं यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 और 1 7। तो ऑक्सीजन हो चुके हमारे 7, 3 दूना 6 और 1 7। तो ऑक्सीजनों की संख्या यहाँ पर ऑक्सीजन आया हमारा 7। ऑक्सीजन यहाँ भी देखिए कितने 7, 3 एकम 3 और 4 3, 2 का 2 2 4 3 4 3 7। अब हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, कार्बन हमारे हो जाएंगे 2। तो यहाँ तो इतने आ चुके हैं। अब यहाँ भी काउंट करते हैं, क्या ऑक्सीजन हमारे 7 है, 3 दूना 6 और 6 1 7, तो ऑक्सीजन 7। इसके बाद हाइड्रोजन हमारे, हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन आ जाएगा 6। इस प्रकार से और कार्बन भी देखिए, कार्बन हमारे 2। तो इस प्रकार से दोनों साइड बैलेंस हमारी बराबर हो चुकी है। अब इसी प्रकार से जो हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल की क्रिया यानी C2H5OH की जब क्रिया हम कराते हैं सोडियम से, तो जब सोडियम से क्रिया कराते हैं तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, तब हमें यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से C2H5 और यहाँ पर O अपनी जगह रहेगा और Na आके बैठ जाएगा। तो यहाँ से C2H5ONa हो जाएगा। तो C2H5ONa प्राप्त हो जाएगा और प्लस यहाँ पर जो बचेगा हमें यहाँ पर ONa आ जाएगा और H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो H यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न यानी कि H2 बनेगा। तो H2 बनने के लिए 2 का गुणा कराएंगे, जिससे कि यहाँ से अब 2 का गुणा जब यहाँ किया है हमने 2 का गुणा, तो 2 का गुणा हमने यहाँ पर किया यानी कि C2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 का गुणा करा देते हैं, जिससे कि कार्बन हमारे 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 5 दूना 10। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे ही गुणा कराते हैं यानी कि सोडियम हमारे डबल हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे 2Na बन जाएगा। अब इसके बाद सोडियम बराबर हो चुका है, बचा H2। तो यहाँ से जो H2 बचा है यानी कि H हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो H2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यह सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर सोडियम जाकर के O की जगह या H की जगह हट जाएगा और H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से C2H5 और O अपनी जगह रहेगा, तो बन जाएगा हमारा C2H5ONa और प्लस H2। तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। इसका सूत्र बन जाएगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ पर बनेगा सोडियम एथॉक्साइड, ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। अब इसके बाद जो तीसरी हमने क्रिया कराई थी ये तो हमारी दूसरी थी। अब हमने जो तीसरी क्रिया आपको कराई थी, तीसरी क्रिया जो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो हमने तीसरी क्रिया कराई है, तो यहाँ पर समझिए जब C2 यानी कि जो C2H5OH की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं H2SO4 से, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा C2H5। तो C2H5 यहाँ आ जाएगा C2, यहाँ ले लेते हैं नीचे C2H5 और C2H5 के साथ में यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि यहाँ C2H5 और H अपनी जगह बना रहेगा, तब आ जाएगा HSO4 C2H5 और HSO4, ये H बना रहेगा और ये SO4 बना रहेगा। तो C2H5 HSO4 और प्लस यहाँ जो H2 है और एक ऑक्सीजन है, तो प्लस का बन जाएगा हमारा H2O। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा कि C2H5 HSO4 और प्लस H2। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा यहाँ से, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एथिल सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा क्योंकि C2H5 हमारा एथिल कहलाता है और SO4 हमारा सल्फेट कहलाता है। तो नाम बन जाएगा इसका एथिल सल्फेट और ये हमारा जल है। अब इसके बाद जो चौथी क्रिया ही समझ लीजिए, एसिटिक अम्ल से क्रिया। तो जब हम यहाँ पर C2H5OH यानी C2H5OH की क्रिया हम जब CH3COOH से करते हैं, C2H5 की क्रिया यहाँ पर एसिटिक अम्ल से कराते हैं, ये हमारा एसिटिक अम्ल है और ये हमारा एथिल अल्कोहल है। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तब हमें यहाँ से प्राप्त होगा यानी कि C2H5 CH3COOH, तो यहाँ से प्राप्त होगा यानी कि जो OH है OH की जगह आ जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा CH3COO, यहाँ से OH हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ से CH3COO इतना आ जाएगा CH3COO और यहाँ पर आ जाएगा हमारा C2H5 और प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो H2। इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर एथिल एसीटेट बन जाएगा, ये एथिल, ये C2H5 हमारा एथिल कहलाएगा और ये हमारा एसीटेट, तो एथिल एसीटेट कहलाया और एथिल एसीटेट और ये हमारा जल है। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अब इसके बाद चौथी क्रिया इसमें भी समझ लेते हैं जो लास्ट है। तो हमने अभी क्या किया यहाँ पर कि
एसीटेट से एसीटिक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं, एसीटिक अम्ल से क्रिया। तो नेक्स्ट क्रिया हम एसीटिक अम्ल से कराते हैं। तो एसीटिक अम्ल से जब क्रिया कराई जाएगी C2H5OH एथिल अल्कोहल की, एसीटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर C2H5 और यहाँ हमारा CH3COO, तो यहाँ से यानी कि OH से क्रियाशील है CH3COO, तो यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा CH3COO और C2 यहाँ पर CH3COO और यहाँ से ये जो CH3COO है OH से क्रियाशील है तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3COO और OH यहाँ से हट जाएगा तो CH3COO और इसके बाद बन जाएगा यहाँ से जो दिखाई दे रहा है आपको C2H5 बन जाएगा यहाँ C2H5 और प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक ही हो गया तो एक और एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा एथिल एसीटेट। C2H5 एथिल कहलाएगा और ये हमारा एसीटेट का सूत्र होता है तो एथिल एसीटेट कहलाएगा और ये हमारा जल है। तो आई होप आपको तो प्रिय छात्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।